बाइक के सस्पेंशन का बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया, खासकर ऐसे रास्तों पे। बाइक में सेफ्टी नहीं है, ड्यूअल चैनल एबीएस का, डिस्क ब्रेक भी नहीं है, वाइब्रेशंस हैं लेकिन सेगमेंट के मुकाबले सबसे कम है। बाइक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, सेगमेंट में थोड़ी सी ओवर प्राइस तो है ये बाइक। और नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी पिलियन सीट। हेलो दोस्तों, सो अपनी होंडा CB125 हॉर्नेट 2200 किलोमीटर में इसको राइड कर चुका हूँ। 2200 किलोमीटर बाइक चल चुकी है पिछले 4 से 5 महीनों में। तो आज की इस वीडियो में इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू में करने वाला हूँ। बाइक के पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को ओन करने का, और क्या ये बाइक आपको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं, क्या इससे जो बेटर ऑप्शन है उनके साथ आपको जाना चाहिए या नहीं। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो अपनी इस बाइक को अभी तक मैं सिटी में, हाईवे पे, ऑफ रोडिंग, यानी कि हर टाइप के रोड पे इस बाइक को मैं राइड कर चुका हूँ। और हर तरीके के रोड पे राइड करने के बाद बाइक की मुझे राइड क्वालिटी का बिल्कुल अंदाज़ा हो गया है कि बाइक किस टाइप के रोड पे कैसा परफॉर्म करती है। और अभी इसका एक शोरूम प्राइस भी थोड़ा सा कम हो गया है जब से न्यू GST रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। तो अभी इसका एक शोरूम प्राइस है 1,03,600, लगभग 1,04,000 रुपये के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड प्राइस इसका आई थिंक दिल्ली में 1,25,000 के आसपास होगा। सो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के अंदर क्या खास चीज़ें हैं इसकी जो इसको सबसे यूनिक बनाती हैं। तो उसमें है सबसे पहले इसके प्रीमियम लुक्स, स्पोर्टी डिज़ाइन और स्टाइल। आप सभी को बताइए कि बाइक के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं 37 mm के। सो ये इसको सबसे खास बनाते हैं। और इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम है। और एक्सट्रीम 125R से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो हेडलाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन हेडलाइट थोड़ी सी ऊपर है। और अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स की वजह से, टैंक शाउट्स की वजह से फ्रंट प्रोफाइल देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बाइक काफ़ी प्रीमियम और स्पोर्टी फील देती है। साथ ही इसके अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप भी दिया गया है, LED इंडिकेटर्स भी हैं, LED हेडलाइट है। लुक्स के बाद सेकंड इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका इंजन। सेगमेंट में सबसे स्मूथ, सबसे रिफाइंड, रिलायबल इंजन है ये 125 cc का, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11 PS के आसपास, और 11.2 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है। तो अभी तक जितना मैंने बाइक को राइड किया है, इंजन इसका सेगमेंट में सबसे स्मूथ है, सबसे रिफाइंड है। और इसका 4 इंच का TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी काफ़ी अच्छा दिखता है, सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगता है मुझे। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑपरेट करने के लिए जो स्विच गियर्स हैं इनकी भी क्वालिटी बाइक के अंदर अच्छी दी गई है। और सबसे काम की चीज़, इसके अंदर आपको टाइप C USB पोर्ट मिल जाती है। टाइप C USB पोर्ट है जो आजकल बड़ी बाइक्स में भी नहीं मिलती, और ये बहुत फास्ट चार्ज करती है, चाहे आप मोबाइल चार्ज कर लो, चाहे एक्शन कैमरा हो। सो कुछ पॉइंट्स के बारे में बात हो गई है, लेकिन बाकी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम बाइक को राइड करते हुए। सो अब हम आ गए हैं बाहर रोड पे और अब अपनी बाइक को राइड करते हैं। रोड प्रेजेंस भी यार काफ़ी अच्छी है बाइक की। बाइक थोड़ी बड़ी लगती है, देखने में ऐसा नहीं लगता कि 125 cc बाइक है, देखने में लगता है कि ये 150 या 160 cc की बाइक है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में एक और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर साइलेंट स्टार्ट जनरेटर है, बहुत ही साइलेंटली बाइक स्टार्ट हो जाती है। और इसका एग्जॉस्ट साउंड भी यार इसका बिल्कुल अच्छा है अपनी सेगमेंट में। सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक का पिकअप अच्छा है। अराउंड 5 साइकिल लगते हैं इस बाइक को 0 to 60 km/h की स्पीड अचीव करने में। तो इनिशियल एक्सेलरेशन में अपनी सेगमेंट में बिल्कुल बाइक बेस्ट है। एक्सट्रीम 125R से या और किसी भी बाइक से कम नहीं है। पिकअप, एक्सेलरेशन बाइक का काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि बाइक की जो राइड क्वालिटी है, बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत शानदार है। आप कितने भी ट्रैफिक में इसको राइड कर लो, बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट मशीन है। इसका वेट सिर्फ 124 kg है। तो बाइक को आप कितने भी ट्रैफिक वाली कंडीशन में से बड़े आराम से निकाल सकते हो। हैंडलिंग बाइक की बहुत अच्छी है, जो राइडिंग स्टांस है वो अच्छा है। हैंडल बार की प्लेसमेंट काफ़ी सही है। और मैंने बाइक के साथ में 300-400 किलोमीटर की लॉन्ग राइड्स भी की हैं, तो इसको आप पूरे दिन राइड कर सकते हो। और मैं मेरी बताऊं तो बाइक को मैं आराम से पूरे दिन 600, 700 या 800 किलोमीटर भी राइड कर सकता हूं, क्योंकि बाइक का राइडिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। राइडिंग पोस्चर इसका थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड है, क्योंकि हैंडल बार इसका थोड़ा सा नीचे है और फुट पैक्स इसके स्लाइडली रियर सेट है, जिसकी वजह से राइडिंग स्टांस थोड़ा सा एग्रेसिव बनता है इसका, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल नहीं है। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। राइडर सीट तो इसकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा थाई सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको एक कंफर्टेबल राइड इसके अंदर मिल जाती है। सो हैंडलिंग, मैन्यूवरेबिलिटी,
और लाइट वेट, ये सारी चीज़ें इस बाइक का बेस्ट पार्ट है। लाइट वेट होने की वजह से आप कहीं से भी इस बाइक को चीरते हुए निकाल सकते हो। सेगमेंट में सबसे कम वेट है बाइक का और इसी वजह से इनिशियल एक्सेलरेशन पिकअप बाइक का अच्छा निकल के आता है। हालांकि बाइक का टॉप एंड उतना अच्छा नहीं है। टॉप एंड में एक्सट्रीम 125R काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और इसको इजीली हरा देती है। सो टॉप एंड में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन और मिड रेंज इस बाइक का बेस्ट पार्ट है। बाकी पेंट की क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो पेंट की क्वालिटी बाइक में सही है। हर एक एंगल से आपको पेंट की क्वालिटी सही मिलेगी, लेकिन ये जो केबल्स हैं और यहाँ से आप ये चीज़ देखोगे तो बहुत अच्छी कवरिंग नहीं की गई है। यहाँ पे केबल देखना आप, बिल्कुल ही एक्सपोज्ड है, कोई भी इसको काट के चला जाएगा। तो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं। यहाँ पे ये एरिया आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ही एक्सपोज्ड है। यहाँ से ये अगर कवर्ड होता थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा अच्छा लगता। और ये जो टैंक श्राउड्स हैं ये तो बिल्कुल ही हिलने लग जाते हैं। ये इनकी फिटिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि बस 2 पेज पे लगा के छोड़ दिए हैं। लेकिन इनकी वैसे क्वालिटी अच्छी है, बट बॉडी से जो इनको अटैच किया गया है ना, वो बिल्कुल ही हल्के तरीके से अटैच किया गया है। एक बार भी अगर बाइक गलती से गिर गई तो ये आराम से निकल जाएंगे और टूट ही जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इसमें। टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन इनको जो बॉडी पे माउंट किया गया है वो बहुत ही हल्के तरीके से माउंट कर रखा है। थोड़ा और अच्छे से इसको माउंट किया जा सकता था। बाकी माइलेज और क्रूजिंग स्पीड के बारे में बात करें तो इस बाइक को आप 5th गियर में हाईवे पे 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बिना थके आप इस बाइक को राइड कर सकते हो। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक के अंदर वाइब्रेशंस कम है, क्योंकि 6000 आरपीएम पे बाइक चलती है। लेकिन जैसे ही 6000 आरपीएम से ऊपर आप जाओगे तो फिर बाइक के अंदर वाइब्रेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो 80 किलोमीटर पर आवर इसका बिल्कुल एक स्वीट स्पॉट है, जिस पे आप आराम से बाइक को राइड कर सकते हो, जिसमें आपको वाइब्रेशंस बहुत कम मिलेंगी। लेकिन अगर आप 90 पे जाओगे या 90 से ऊपर जाओगे, 6000 आरपीएम से ऊपर जाते ही बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। तो आपको हैंडल बार पे, फुट पैक्स पे और बॉडी पे भी, फ्यूल टैंक पे भी आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। 80 किलोमीटर पर आवर की क्रूजिंग स्पीड एक 125 सीसी बाइक के लिए काफ़ी सही है। इससे ज़्यादा की स्पीड पे अगर आप चलोगे तो फिर आपको वाइब्रेशंस को फेस करना ही पड़ेगा। और माइलेज की बात करें तो इस बाइक को अगर आप बहुत ज़्यादा रफली भी राइड करोगे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी अगर राइड करते हो, तो बाइक आपको 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आराम से ऑफर कर देगी। तो मैंने बाइक को बहुत ज़्यादा रफली भी राइड करके देखा है, तो बाइक ने आराम से 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर की है। थोड़ा नॉर्मली भी चलाते हो तो बाइक आपको 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर कर देगी, और बहुत ही प्यार से चलाते हो तो बाइक आपको 70 किलोमीटर पर लीटर की भी माइलेज ऑफर करके दे देगी। तो इस बाइक की जो माइलेज है वो तो मुझे सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगती है। और ब्रेकिंग की बात की जाए तो बाइक की जो फ्रंट ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है। फ्रंट ब्रेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। फ्रंट ब्रेक बाइक के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्रंट ब्रेक की जो बाइट है वो काफ़ी शानदार है। 240 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और फ्रंट ब्रेक्स बहुत ही अच्छे हैं बाइक के। एबीएस की कैलिब्रेशन भी सही है, बहुत जल्दी एबीएस किक इन नहीं करता है। लेकिन मैं अगर रियर ब्रेक की बात करूं तो रियर में इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक भी नहीं आती है, रियर में ड्रम ब्रेक है। और सेगमेंट में बाइक्स के अंदर रियर में एबीएस आने लगा आज के टाइम पे। तो आजकल 125 सीसी बाइक्स में आपको ड्यूअल चैनल एबीएस भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको रियर में डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलेगी। और रियर ब्रेक्स अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से अप्लाई कर देते हो तो ऐसा आपको फील होने वाला है। रियर ब्रेक्स अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से अप्लाई करोगे तो टायर स्किड कर जाएगा और आप गिर भी सकते हो अगर आपने एकदम से रियर ब्रेक अप्लाई कर दिए बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से। तो आपको ब्रेक्स बहुत सोच समझ के अप्लाई करने हैं। फ्रंट और रियर ब्रेक्स दोनों बहुत तरीके से लगाने हैं। फ्रंट ब्रेक्स आपको ज़्यादा अप्लाई करने हैं, रियर ब्रेक्स थोड़ा कम, तो तब आपकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि रियर में यहाँ पे ना तो एबीएस है, एबीएस तो क्या, डिस्क ब्रेक भी नहीं है रियर में। और सो ये थी ब्रेक्स की बात। अब टायर्स के बारे में बात करते हैं तो इस बाइक में सेगमेंट में सबसे पतले टायर हैं। स्पोर्टी बाइक है लेकिन सेगमेंट में सबसे पतले टायर मिलते हैं। 80/100 सेक्शन का फ्रंट में टायर है और इस बाइक में 110/80 सेक्शन का रियर में टायर है। तो फ्रंट और रियर दोनों ही टायर्स बहुत पतले हैं यार सेगमेंट में। सो टायर्स थोड़े बड़े होने चाहिए इस बाइक में, क्योंकि एक स्पोर्टी टाइप की बाइक है। तो ऑल ओवर जो लुक्स हैं बाइक के वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाइक के टायर्स देखता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार कम्यूटर वाली फीलिंग आती है कि ये कोई स्पोर्टी बाइक नहीं है, ये एक कम्यूटर बाइक है। सो टायर्स अपग्रेड होने चाहिए इस बाइक में। फ्रंट टायर अगर अपग्रेड होगा तो आपकी राइड क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। वैसे टायर्स जो हैं वो ठीक ठाक इसके अंदर ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, बट सेगमेंट के अकॉर्डिंग टायर काफ़ी पतले लगते हैं इस बाइक में। अब बात आती है नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, और वो है इस बाइक के यूएसडी सस्पेंशन। जो इस बाइक के यूएसडी फोक्स हैं ये
जो प्लेन रोड है, ठीक ठाक नॉर्मल रोड है, उस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको राइड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही रोड ख़राब आएंगे, उबड़ खाबड़ रोड आएंगे, बहुत ज़्यादा पोर्ट होल्स होंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स होंगे, ख़राब रास्तों पे जैसे ही आप राइड करोगे तो फ्रंट सस्पेंशन बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं इस बाइक के, और थोड़े सॉफ्टर साइड में फील होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो तब बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो बिल्कुल ही अजीब लगती है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता बाइक को राइड करते हुए। जितना आप बाइक को नॉर्मल रोड पे राइड करोगे आपको राइड क्वालिटी अच्छी लगेगी, बाइक को चलाने में मज़ा आएगा। लेकिन ख़राब रास्तों में जाते ही बाइक के सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन स्पेशली आपको पसंद नहीं आएंगे। रियर सस्पेंशन बाइक के अच्छे हैं, चाहे आप किसी भी टाइप की रोड पे राइड कर लो, रियर सस्पेंशन काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन फ्रंट सस्पेंशन का बिहेवियर चेंज हो जाता है और आपकी राइड क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो फ्रंट सस्पेंशन का बिहेवियर इस बाइक में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छे रास्तों पे ये थोड़े स्टीफर साइड होते हैं और ख़राब रास्तों पे बिल्कुल एकदम ऐसे सॉफ्टर साइड हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी पिलियन सीट। पिलियन सीट इसकी बहुत ही अनकंफर्टेबल है क्योंकि पिलियन सीट पे स्पेस बहुत कम है। एज ए पिलियन अगर आप इस बाइक में राइड करते हो, आप पीछे बैठ के चलते हो, तो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि पिलियन सीट पे स्पेस बिल्कुल ख़त्म है, और फील आपको ऐसा आएगा कि इस बाइक से आप जल्दी से उतर जाओ, क्योंकि कंफर्टेबल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्यूचर में इस बाइक के अंदर सिंगल सीट वेरिएंट आ सकता है, कंफर्ट अगर थोड़ा बेटर प्रोवाइड करना है तो। और इस बाइक की पिलियन सीट थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। वैसे तो स्पोर्टी बाइक है, लेकिन फिर भी पिलियन सीट थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो सकती थी, तो पिलियन को कंफर्ट थोड़ा और अच्छा मिल सकता था। बाकी सर्विस के बारे में अगर बात करें तो सर्विस का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ठीक ठाक ही रहा है। जो सर्विस सेंटर्स हैं वो थोड़े इंप्रूव होने चाहिए, क्योंकि सर्विस सेंटर्स की हालात मैंने बहुत ख़राब देखी है। दिल्ली जैसे शहर में होंडा के सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में हैं। तो सर्विस सेंटर्स पे सर्विस तो ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन सर्विस सेंटर्स की हालात बहुत ख़राब है होंडा के, दिल्ली जैसे शहर में भी। और बाकी प्राइस के बारे में अगर बात करें तो सेम प्राइस पे एक्सट्रीम 125R आ रही है, जिसके अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा 1,04,000 1,05,000 रुपये के आसपास में ही। तो उस बाइक के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे इंजन सबसे स्मूथ है, सबसे रिफाइंड है, और बाइक देखने में थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स की वजह से। और बाइक की हेडलाइट थोड़ी ऊपर है, तो उसकी वजह से बाइक थोड़ी बल्की लगती है, थोड़ी बड़ी बाइक दिखती है ये। लेकिन एक्सट्रीम 125R के अंदर राइड बाय वायर, क्रूज़ कंट्रोल और काफ़ी सारी चीज़ें उस बाइक में दी गई हैं जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। ड्यूअल चैनल ABS सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए सेफ्टी इस बाइक के अंदर नहीं है। तो ड्यूअल चैनल ABS क्या, इस बाइक में डिस्क ब्रेक भी नहीं है पीछे, तो ये इस बाइक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे। तो अगर आपको एक ऐसी बाइक परचेज़ करनी है 125cc सेगमेंट में, स्पोर्टी सेगमेंट में, जिसके अंदर इंजन सबसे स्मूथ हो, रिफाइंड हो, रिलायबल हो और USD फोक्स हो, तो फिर आप इस बाइक के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसी बाइक परचेज़ करनी है जिसमें फीचर्स आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलें और आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाए, तो आप एक्सट्रीम 125R के साथ भी जा सकते हो। वो बाइक मुझे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि एक्सट्रीम 125R के अंदर जो सिंगल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इसके मुकाबले 10,000 रुपये कम है, तो वो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मशीन है। सो गाइस, ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस CB 125 हॉर्नेट के साथ। बाइक के सस्पेंशन का बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया, खासकर ऐसे रास्तों पे। बाइक में सेफ्टी नहीं है, ड्यूअल चैनल ABS का डिस्क ब्रेक भी नहीं है, टायर्स जो हैं वो अपग्रेड किए जा सकते हैं, वाइब्रेशंस हैं लेकिन सेगमेंट के मुकाबले सबसे कम है। बाइक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, सेगमेंट में थोड़ी सी ओवर प्राइस तो है ये बाइक। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक लेनी है तो फिर आप एक्सट्रीम 125R के साथ भी जा सकते हो। बाकी इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही रहा है अभी तक, पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो में यार फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।